अब ये पोस्टुलेट हुआ है कि BASC जो है वो इनकर करते हैं इनिशिएटिंग हिट। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक सोमेटिक KRAS म्यूटेशन जो है ये म्यूटेशन करवा सकते हैं, ठीक है, जो इनेबल करेगी इन सेल्स को कि वो एस्केप कर जाएंगे नॉर्मल चेक पॉइंट मैकेनिज्म से और इसके नतीजे में पल्मोनरी एडिनोकार्सिनोमास हो जाएंगे। सीक्वेंशियल चेंजेस जो लीड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्क्वामस सेल कार्सिनोमास वो वेल डॉक्यूमेंट हुए हैं। इनका जो है ना लीनियर कोरिलेशन होता है बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ एक्सपोजर टू द सिगरेट स्मोक, यानी कितनी इंटेंसिटी है, एंड अपीयरेंस ऑफ even more worrisome epithelial changes that begin with rather innocuous basal cell hyperplasia and squamous metaplasia and progress to the squamous dysplasia and carcinoma in situ before culminating in invasive cancer। यानी इस पैराग्राफ में इसने ये बात कही है कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की जो डेवलपमेंट होती है उसके कुछ सीक्वेंशियल स्टेजेस मतलब स्टेप्स होते हैं, सीक्वेंस में मतलब वो चेंजेस आते हैं। फिर कह रहा है कि उसमें मतलब लीनियर को रिलेशनशिप होता है बिटवीन कितना मतलब कितनी इंटेंसिटी का सिगरेट स्मोक के साथ एक्सपोजर हुआ है और इस हिसाब से मतलब अपीयरेंस होती है, सबसे ज़्यादा वरिसम एपिथेलियल चेंजेस आते हैं पहले, ठीक है, जाहिर सी बात है पहले हमेशा एपिथेलियल चेंजेस आते हैं। तो वो किस तरह के होंगे एपिथेलियल चेंजेस, वो या तो बेसल सेल हाइपरप्लेजिया होगा और स्क्वामस का मेटाप्लेजिया, और फिर यही प्रोग्रेस करेगा स्क्वामस डिस्प्लेजिया की तरफ एंड कार्सिनोमा इन सीटू हो जाएगा, और उसके बाद जो है ना इन्वेजिव कैंसर होगा, ठीक है। अब हम मॉर्फोलॉजी पे चलते हैं। कार्सिनोमास जो है ना लंग के वो एक स्मॉल लेजन से बिगिन होते हैं पहले, यानी एक स्मॉल लेजन होती है जो कि टिपिकली फर्म और ग्रे वाइट होगी। ये अराइज कर सकते हैं इंट्राल्यूमिनल मासेस की तरह, ठीक है, लूमेन के अंदर ये मासेस बनते हैं और फिर वो ब्रोंकायल म्यूकोजा को जाके इन्वेड करेंगे, या फिर ये लार्ज बल्कि मासेस बना देंगे जो कि पुश कर रहे होंगे हमारे एडजेसेंट जो लंग पैरेन्काइमा होगा उसको, ठीक है। तो दो तरह से इंट्राल्यूमिनल मासेस भी हो सकते हैं या फिर लार्ज बल्कि मासेस भी। फिर कह रहा है कि एडिनोकार्सिनोमास जो होते हैं वो यूजुअली हमारे पेरिफेरी में लोकेटेड होते हैं, लेकिन ये आल्सो हाइलम में भी बन सकते हैं एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। इन जनरल एडिनोकार्सिनोमा बहुत ही स्लोली ग्रो करता है, आपने याद रखना है, और ये स्मॉलर मासेस बनाएगा देन टू द अदर सब टाइप्स, उनकी निस्बत इनमें छोटे मासेस बनते हैं, लेकिन ये एडिनोकार्सिनोमा मेटास्टेसाइज जो है वो वाइडली करता है, अर्ली स्टेज पे ही यानी मेटास्टेसाइज कर जाएगा। इसके अलावा ये जो है वैरायटी ऑफ ग्रोथ पैटर्न्स अज्यूम करता है, जिनमें सबसे पहला एक एसिनार पैटर्न है जिसमें ग्लैंड फॉर्मिंग होता है, ठीक है। अब इसकी फिगर देखें, एसिनार ग्लैंड फॉर्मिंग पैटर्न जो है वो इस फिगर 13.43 इसमें देखें, ये सी फिगर है, इसमें ये ग्लैंड फॉर्मिंग एडिनोकार्सिनोमा दिखाया गया है। ये इंसेट जो है ना ये थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 TTF1 की पॉजिटिविटी दिखा रहा है, ठीक है, जो कि हमें मेजॉरिटी ऑफ द एडिनोकार्सिनोमा में मिलती है TTF1 की पॉजिटिविटी, ठीक है। तो ओवरऑल वैसे हम इसमें ग्लैंड फॉर्मिंग एडिनोकार्सिनोमा देख रहे हैं। दूसरा कौन सा ग्रोथ पैटर्न शो करते हैं, पेपिलरी, और तीसरा म्यूसिनस होते हैं जो कि ऑफन मल्टीफोकल होंगे और मैनिफेस्ट कर सकते हैं नमूनिया लाइक कंसोलिडेशन की तरह, ठीक है। और इसके अलावा सॉलिड टाइप्स भी होती हैं, तो ये हमने 4 टाइप्स पढ़ी। अब जो सॉलिड वाला वेरिएंट होता है ना उसको इंट्रासेल्युलर डेमोन्स्ट्रेशन, इंट्रासेल्युलर म्यूसिन की जो डेमोन्स्ट्रेशन हम करते हैं वो उसकी हम स्पेशल स्टेन्स की मदद से करेंगे ताकि उसकी एडिनोकार्सिनोमेटस डिफरेंशिएशन की जाए। प्यूटेटिव प्रीकर्सर एडिनोकार्सिनोमा का होता है एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया AAH, ये एडिनोकार्सिनोमा का प्रीकर्सर होता है। इसको फिगर में देखें, ये ए फिगर है, इस ए फिगर में एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया दिखाया गया है विथ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम और माइल्ड इंटरस्टिशियल देखें फाइब्रोसिस भी दिखाई गई है। तो ये AAH जो है ये प्रीकर्सर होता है एडिनोकार्सिनोमा का, जो कि थॉट हुआ है कि वो प्रोग्रेस करेगा स्टेप वाइज फैशन में और आगे जाके एडिनोकार्सिनोमा ही बना देगा, एडिनोकार्सिनोमा इन सीटू, ठीक है। मिनिमली इन्वेजिव एडिनोकार्सिनोमा ये भी बना सकता है, यानी हम कह रहे हैं कि AAH से ही आगे जाके जो है स्टेप वाइज फैशन में एडिनोकार्सिनोमा इन सीटू बनेगा, फिर मिनिमली इन्वेजिव एडिनोकार्सिनोमा बनेगा जो कि 3 सेंटीमीटर से कम डायमीटर का होता है विथ इन्वेजिव कंपोनेंट ऑफ लेस देन 5 मिलीमीटर,
उसके बाद इन्वेजिव एडिनोकार्सिनोमा बनेगा, वो मिनिमली था, ये इन्वेजिव एडिनोकार्सिनोमा, जो कि क्या होता है, ट्यूमर होता है किसी भी साइज़ का विथ एन एरिया ऑफ इन्वेजन मोर देन 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये इस तरह से स्टेप वाइज फैशन में ये इन्वेजिव कार्सिनोमा एडिनोकार्सिनोमा बनता है। तो अब ये AAH जो है ना, एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया, ये अपीयर होती है एज अ वेल डिमार्केटेड फोकस होता है एपिथेलियल ही प्रोलिफरेशन का, जिसका डायमीटर 5 मिलीमीटर या उससे कम होगा। ये मतलब क्यूबॉइडल्स या लो कोलमनार सेल्स का बना हुआ होता है ये फोकस, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेजिया, प्लियोमॉर्फिज्म, और उसमें हमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई मिलेंगे। ठीक है, जेनेटिक एनालिसिस ने शो किया है कि AAH जो है ये मोनोक्लोनल है और जो शेयर करता है बहुत से मॉलिक्यूलर एबरेशंस विथ एडिनोकार्सिनोमास। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें KRAS म्यूटेशन भी पाई जाती है। उसके बाद है एडिनोकार्सिनोमा इन सीटू, AIS, अभी AH किया, अभी AIS देखें। इसको फॉर्मरली ब्रोंकियो एल्वियोलर कार्सिनोमा कहा जाता था। ठीक है, ये ऑफन इन्वॉल्व करता है हमारे पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द लंग्स को, एज अ सिंगल नोड्यूल होती है वहाँ पे। ठीक है, द की फीचर जो है AIS का वो ये है कि इसमें इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर या उससे भी कम का होता है, और इसकी जो ग्रोथ है वो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के अलोंग ही होती है, और इसमें एल्वियोलर का जो आर्किटेक्चर होता है ना वो उसकी प्रिजर्वेशन होगी। जैसे अगर हम फिगर में देखें, ये जो B फिगर है इसमें शोन है एडिनोकार्सिनोमा इन सीटू दिखाया गया है। ठीक है, ये देखें, ये म्यूसिनस सब टाइप है और इसमें कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ नज़र आ रही है अलोंग द प्री एग्जिस्टिंग जो एल्वियोलर सेप्टा है उनके अलोंग, विदाउट एनी इन्वेजन नहीं करता, ये जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उन्हीं के अलोंग इसकी ग्रोथ होती है। ट्यूमर के जो सेल्स होंगे वो नॉन म्यूसिनस भी हो सकते हैं, इसमें म्यूसिनस भी होंगे या फिर मिक्स्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये मोनो लेयर में ग्रो करता है अलोंग द हमारे एल्वियोलर सेप्टा के, जो कि सर्व करता है एज अ स्कैफोल्ड। तो जैसा कि इसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है, तो AIS जो है ना, एडिनोकार्सिनोमा इन सीटू, ये डिस्ट्रक्शन नहीं दिखाता, हमारे एल्वियोलर आर्किटेक्चर की डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, ना ही उसकी स्ट्रोमल इन्वेजन होगी विथ डेस्मोप्लेजिया। तो फीचर्स जो कि ये वो फीचर्स हैं जो कि मेरिट करते हैं डायग्नोसिस ऑफ इन्वेजिव एडिनोकार्सिनोमा। हमें पता है कि जो इन्वेजिव वाले एडिनोकार्सिनोमा होते हैं उनमें हमें स्ट्रोमल इन्वेजन भी मिलती है डेस्मोप्लेजिया के साथ, और आर्किटेक्चर भी जो डिस्ट्रॉय होता है। तो इस तरह की कोई भी पिक्चर हमें यहाँ AIS में नहीं मिलती। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये इन्वेजिव एडिनोकार्सिनोमा नहीं है, ये एडिनोकार्सिनोमा इन सीटू है। अगला है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। अब ये मेन में ज़्यादा कॉमन होते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू वुमेन, और ये क्लोजली स्मोकिंग की हिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। ये असल में सेंट्रली जो है मेजर जो ब्रोंकाई होता है वहाँ में अराइज करते हैं। पिछला हमने पढ़ा कि वो पेरीफेरी में अराइज करता है, ये मेजर ब्रोंकाई के सेंट्रली अराइज करते हैं, और फिर इवेंचुअली ये हमारे लोकल हाइलर जो लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे जो है स्प्रेड करता है। लेकिन ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आउटसाइड द थॉरक्स जो है वो डाइसेमिनेट करता है बाद में जाके। ठीक है, थॉरक्स से भी बाहर डाइसेमिनेट कर जाएगा, एज़ कम्पेयर टू जो अभी हमने पहली हिस्टोलॉजिक टाइप्स पढ़ी, इसमें जो है हमें डाइसेमिनेशन मिलती है। लार्ज लेजन इसकी जो है उनमें सेंट्रल नेक्रोसिस हो जाती है, जिसके नतीजे में कैविटेशन बनेगी। प्री नियोप्लास्टिक लेजन्स जो हैं, जो एंटीडेट होती हैं यानी जो प्रिसीड करती हैं, इससे पहले होती हैं जो प्री नियोप्लास्टिक लेजन, वो भी यूजुअली अकम्पनी करती हैं, और इन्वेजिव स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में ये कैरेक्टराइज्ड होती हैं। प्री नियोप्लास्टिक लेजन्स हमें ये मिलती हैं। ठीक है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो है वो ऑफन प्रिसीड होते हैं बाय द डेवलपमेंट ओवर ईयर्स ऑफ स्क्वामस, पहले मेटाप्लेजिया या डिस्प्लेजिया होता है। ठीक है, ब्रोंकाइल हमारे एपिथेलियम में, फिर वो जो है आगे जाके ट्रांसफॉर्म कर जाता है इनटू कार्सिनोमा इन सीटू बन जाता है, और ये वाला फेज़ जो है वो कुछ सालों तक रहता है। जैसे अगर हम 13.44 फिगर देखें, जैसा कि ये 13.44 फिगर है, इसमें जो है प्रीकर्सर लेजन दिखाई गई हैं जो कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की होती है, यानी उससे पहले जो होंगे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बनने से पहले। ये A से लेके C फिगर तक यहाँ पे जो है कुछ अर्लीस्ट और माइल्ड चेंजेस दिखाए गए हैं जो कि स्मोकिंग डैमेज रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में है। इनमें क्या क्या हो रहा है,
गॉबलेट सेल का हाइपरप्लेजिया हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये सबसे पहले ए वाला फिगर जो है उसमें हमें ये गॉबलेट सेल का हाइपरप्लेजिया नज़र आ रहा है। बी वाले फिगर में देखिए ये बेजल सेल का, या जो रिजर्व सेल्स हैं उनका हाइपरप्लेजिया मिलेगा। और उसके बाद ये देखिए इसमें स्क्वामस मेटाप्लेजिया हो जाएगा। ये माइल्ड चेंजेस हो गए। ठीक है, सी और डी में दोनों में हमें ये मेटाप्लेजिया नज़र आ रहा है, स्क्वामस मेटाप्लेजिया। जो मोर ओमनियस चेंजेस हैं उनमें आता है अपीयरेंस और स्क्वामस डिस्प्लेजिया की अपीयरेंस। ठीक है, जो कैरेक्टराइज होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ डिसऑर्डर्ड, मतलब हमें स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगी। डिसऑर्डर स्क्वामस एपिथेलियम है, इसका मतलब है कि इसको स्क्वामस डिस्प्लेजिया है। ठीक है, और ये डिसऑर्डर्ड स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो लॉस ऑफ न्यूक्लियर पोलैरिटी के साथ होगी, न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेजिया मिलेगा, प्लियोमॉर्फिज्म और माइटोटिक फिगर्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारा हमें ई और एफ फिगर में नज़र आ रहा है। स्क्वामस डिस्प्लेजिया जो है ना वो इन टर्न जो है प्रोग्रेस करता है थ्रू द स्टेजेस ऑफ माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर डिस्प्लेजिया हो जाएगा। कार्सिनोमा इन सीतु जो है, देखिए ई फिगर में दिखाया गया है, ये वो स्टेज होता है जो कि इमीडिएटली प्रिसीड करता है इन्वेजिव स्क्वामस सेल कार्सिनोमा से पहले। यानी ये जो इन्वेजिव स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आता है ना, उससे पहले वाला होता है कार्सिनोमा इन सीतु, ये वाला इन्वेजिव स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, और ये कार्सिनोमा इन सीतु। अपार्ट फ्रॉम द लैक ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, डिसरप्शन जो होती है कार्सिनोमा इन सीतु में, बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो डिसरप्शन होती है, उसके अलावा जो साइटोलॉजिक फीचर्स होते हैं ना कार्सिनोमा इन सीतु के, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं फ्रैंक कार्सिनोमा की तरह के। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है ना वो प्रीसीड होता है, यानी उससे पहले जो है स्क्वामस मेटाप्लेजिया या डिस्प्लेजिया होता है, और फिर वो जाके कार्सिनोमा इन सीतु बन जाता है, जो कि सेवरल सालों तक रहता है। तो इस टाइम के दौरान एटिपिकल सेल जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं साइटोलॉजिक स्मीयर में। जब कार्सिनोमा सीटू को बनता है ना, तो हमें एटिपिकल सेल्स मिलेंगे साइटोलॉजिक स्मीयर ऑफ स्पूटम में, या फिर जो हम ब्रोंकाइल लेवाज फ्लूइड होता है उसमें, या ब्रशिंग्स में भी मिल सकते हैं। तो आल्दो लेजन एसिम्प्टोमेटिक होती है और अनडिटेक्टेबल होती है रेडियोग्राफ पे, लेकिन इन जो स्मीयर में हमें एटिपिकल सेल्स नज़र आएंगे इस स्टेज पे। इवेंचुअली जो स्मॉल न्यूप्लाज्म है वो अपने सिम्टोमेटिक स्टेज पे आ जाता है, जब वेल डिफाइंड ट्यूमर मास जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करना शुरू कर जाता है लूमन को, मेन ब्रोंकस के। ठीक है, और ऑफन वो डिस्टल एटिलेक्टेसिस करवा देगा और इन्फेक्शन करवा देगा। जाहिर सी बात है, ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो उसकी वजह से। सिमल्टेनियसली लेजन जो है ना वो हमारे पल्मोनरी सब्सटेंस को जो है वो उसकी सराउंडिंग को इन्वेड करेगी। जैसे अगर हम इस फिगर में देखें, ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा दिखाया गया है, ये ए फिगर है, इसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अपीयर कर रहा है एक सेंट्रल हाइलर मास की तरह। ठीक है, यहाँ पे ये हाइलम पे एक मास बन गया है जो कि इन्वेड कर रहा है इस कंटीजियस पैरेन्काइमा को भी। हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन पे जो है ये ट्यूमर्स जो है ना वो रेंज करते हैं वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वामस न्यूप्लाज्म से लेके, जिनमें मतलब केराटिन पर्ल्स मौजूद होंगे, जैसे हम फिगर में भी देखें, ये बी फिगर देखें, ये वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा दिखाया गया है विद केराटिन पर्ल्स के साथ। ठीक है, और केराटिनाइजेशन भी नज़र आई है और हमें पर्ल्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी मिल सकता है हिस्टोलॉजी पे हमें। और इंटरसेल्युलर ब्रिजेस, ठीक है, यानी हमने कहा कि हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन पे जो ये ट्यूमर है ना वो वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वामस सेल न्यूप्लाज्म हो सकते हैं, जिनमें केराटिन पर्ल्स और इंटरसेल्युलर ब्रिजेस होंगे। वहाँ से लेके ये पुअरली डिफरेंशिएटेड न्यूप्लाज्म की तरह भी हमें मिल सकते हैं, जिनमें सिर्फ मिनिमल स्क्वामस सेल के फीचर्स होंगे। तो कोई भी पिक्चर हमें हिस्टोलॉजी पे मिल सकती है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लार्ज सेल कार्सिनोमास पे। लार्ज सेल कार्सिनोमास अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, मैलिग्नेंट ये एपिथेलियल ट्यूमर्स हैं जिनमें साइटोलॉजिकल फीचर नहीं होते न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमा के। ठीक है, न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमा के साइटोलॉजिकल फीचर नहीं होंगे, और ये जो है ना ग्लैंडुलर या स्क्वामस डिफरेंशिएशन भी नहीं दिखाएंगे, इनमें उस तरह का एविडेंस नहीं होगा। तो ये जो लार्ज सेल कार्सिनोमास है, इनके जो सेल्स हैं ना टिपिकली इनमें बहुत बड़े न्यूक्लियाई होते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है, और मॉडरेट अमाउंट का साइटोप्लाज्म। अगला है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा SCLC। ये जनरली हमें पेल ग्रे कलर के मिलते हैं, पेल ग्रे होंगे, और ये सेंट्रली लोकेटेड असल में मासेस होते हैं जो कि हमारे लंग के पैरेन्काइमा में एक्सटेंड करते हैं।
अब ये कैंसर जो है रिलेटिवली छोटे से ट्यूमर सेल के बने हुए होते हैं और उनमें राउंड से लेके फ्यूसिफॉर्म शेप होगी इनकी, स्कैंट इनका साइटोप्लाज्म होता है और फाइन ग्रैन्युलर इनमें क्रोमेटिन पाया जाता है विथ साल्ट एंड पेपर अपीयरेंस, ठीक है, साल्ट एंड पेपर अपीयरेंस जैसा होगा। और इनमें न्यूमरस हमें माइटोटिक फिगर्स भी मिलते हैं। जैसे अगर इस फिगर में देखें तो ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा दिखाया गया है विद स्मॉल डीपली बेजोफिलिक सेल्स हमें नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से, और एरियाज ऑफ नेक्रोसिस जो है ये टॉप लेफ्ट में नज़र आ रहा है। नोट करें इसमें जो है ना बेजोफिलिक स्टेनिंग की गई है वास्कुलर वाल्स की ड्यू टू द इनक्रस्टेशन बाय डीएनए फ्रॉम द नेक्रोटिक ट्यूमर सेल्स। इसको हम कहते हैं एजोपार्डी इफेक्ट। डीएनए जो है ना वो हमें अगर नेक्रोटिक वेन्यूल्स में मिलता है तो उसको हम कहते हैं एजोपार्डी इफेक्ट, ठीक है। ये एक पैथोलॉजिस्ट के नाम पे इसका ये नाम रखा गया है। तो ये असल में जो है वो एक किस्म का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, इससे हम कंफर्म कर लेते हैं कि इसको पेशेंट को स्मॉल सेल कार्सिनोमा हुआ है। तो यहाँ पे हमें जो है बेजोफिलिक स्टेनिंग मिल रही है वास्कुलर वाल की ड्यू टू द इनक्रस्टेशन हो गई है डीएनए की नेक्रोटिक ट्यूमर सेल्स में से, ठीक है। उसने इसको इनक्रस्टिंग क्रस्ट बना दी है, ठीक है, सख्त किस्म की इनकी वाल्स की। वो क्यों बनी है? क्योंकि नेक्रोटिक जो ट्यूमर सेल्स हैं वहाँ से जो है उनका डीएनए इसमें आ गया है। तो हमने फिगर में भी देखा नेक्रोसिस जो है वो इनवेरिएबली प्रेजेंट होती है और वो बहुत एक्सटेंसिव होती है। ट्यूमर सेल्स जो है वो फ्रेजाइल होते हैं बहुत, और उनमें जो है वो फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं और क्रश आर्टिफैक्ट मिलेगा स्मॉल बायोप्सी स्पेसिमेन पे हमें क्रश आर्टिफैक्ट। एक और फीचर जो बेस्ट अप्रिशिएट होता है साइटोलॉजिक स्पेसिमेन में वो है न्यूक्लियर मोल्डिंग। न्यूक्लियर मोल्डिंग जो है वो रिजल्ट करती है जब क्लोज अपोजिशन होती है ना ट्यूमर सेल्स की, और उनमें जब बहुत ही थोड़ा जिनमें साइटोप्लाज्म होता है तो उन बहुत थोड़े साइटोप्लाज्म वाले ट्यूमर सेल्स की बहुत ही क्लोज अपोजिशन अगर होगी तो उसकी वजह से न्यूक्लियर मोल्डिंग होती है। तो ये फीचर भी जो है ना वो साइटोलॉजिक स्पेसिमेन में बेस्ट अप्रिशिएट होता है। तो ये ट्यूमर जो है ये एक्सप्रेस करते हैं वैरायटी ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन मार्कर्स। जैसे अगर हम टेबल देखें 13.7, इसमें जो है वो सारे कंपैरिजन यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा का और नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा का। आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे ये देखें न्यूरो एंडोक्राइन मार्कर्स मेंशन्ड है। फीचर कौन सा है? फॉर एग्जांपल जैसे कि एक होता है डेंस कोर ग्रेन्यूल्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे, दूसरा एक्सप्रेशन क्रोमोग्रेनिन की, तीसरा है साइनेप्टोफाइजिन एंड CD56। ये सारे न्यूरो एंडोक्राइन मार्कर्स हैं जो कि हमें स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में मिलते हैं, नॉन स्मॉल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। तो हमने कहा कि ये ट्यूमर वैरायटी ऑफ ये न्यूरो एंडोक्राइन मार्कर्स बनाते हैं और ये इनको सिक्रीट करते हैं, एक मतलब होस्ट पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि रिजल्ट करता है इन द पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम क्या होता है। बाय द टाइम ऑफ डायग्नोसिस मोस्ट जो होंगे ना वो मेटास्टेसाइज हो चुके होंगे हमारे जो हाइलर और मेडिस्टिनल लिम्फ नोड्स हैं उनकी तरफ। 2015 में WHO ने क्लासीफाई किया स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा को, और इनको मतलब उसने स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा को ग्रुप कर दिया टुगेदर विद द लार्ज सेल न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा के साथ, जो कि अनदर वेरी एग्रेसिव ट्यूमर है और एग्जिबिट करता है न्यूरो एंडोक्राइन मॉर्फोलॉजी एंड एक्सप्रेस करता है न्यूरो एंडोक्राइन के मार्कर्स जो अभी हमने देखे साइनोप्टोफाइजिन, क्रोमाग्रेनिन और CD56। मिक्स्ड पैटर्न्स जैसे कि एडिनोस्क्वामस कार्सिनोमा, मिक्स्ड एडिनोकार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ये 10% या उससे भी कम लंग कार्सिनोमा के लोगों में हमें मिक्स्ड पैटर्न मिलता है, ठीक है। और हर एक जो ये लंग कैंसर की सब टाइप है ना ये टेंड करती है कि ये अब स्प्रेड करती है लिम्फ नोड्स में जो कैरिना में होते हैं। कैरिना पता है ना आपको, जो ट्रैकिया है वो दो में जब बायफर्केट करती है ये वाला रीजन जो है इसको हम कैरिना कहते हैं। तो यहाँ पे ये करेगी, मेडियस्टिनम में जो है ये करेंगे स्प्रेड। जब हम सारे लंग कैंसर जो पढ़ के आए हैं इन सब टाइप्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये नेक में करेंगी, हमारे स्केलिन जो लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे, और ये क्लेविकुलर रीजन्स में भी करेगी, और सूनर या लेटर ये डिस्टेंट साइड्स में भी चले जाता है कैंसर। अब इन्वॉल्वमेंट हमारे लेफ़्ट सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स की, जिसको हम विर्चोस नोड कहते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो पार्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक है और समटाइम्स ये अटेंशन दिलाती है टू अकल्ट अ प्राइमरी ट्यूमर, ठीक है। तो ये कैंसर जो है ना जब ये एडवांस हो जाते हैं तो ऑफन ये हमारे प्लूरा की तरफ भी चले जाते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस में चले जा सकते हैं, और इस आगे जाके इन्फ्लामेशन और इफ्यूजन्स करवा देंगे।
इसके अलावा ये जो है कंप्रेस कर सकते हैं या इनफिल्ट्रेट कर देंगे हमारी सुपीरियर वीना कैवा को, और वहाँ पे जो है ये वीनस कंजेशन करवा सकती है या वीना कैवल सिंड्रोम। एपाइकल जो एपिक्सिस पे जो हमारे एपिक्स पे न्यूप्लाज्म होता है ना, वो ब्रेकियल या सर्वाइकल सिंपैथेटिक प्लेक्सस को भी इन्वेड कर सकता है, जिसके नतीजे में पेन होगा, जो भी हमारी अल्नर नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन है उस साइड पे, या फिर हॉर्नर सिंड्रोम भी हो सकता है। हॉर्नर सिंड्रोम हमें पता है इप्सिलेटर इनऑप्थेल्मोस होता है, टोसिस होती है, मियोसिस और एनहाइड्रोसिस। इनऑप्थेल्मोस मतलब सनकन आइज होती है, ठीक है। और इस तरह के जो एपाइकल न्यूप्लाज्म है उनको हम समटाइम्स पैनकोस्ट ट्यूमर्स भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, पैनकोस्ट ट्यूमर। और कॉम्बिनेशन क्लिनिकल फाइंडिंग्स का कहलाता है पैनकोस्ट सिंड्रोम, ठीक है। ट्यूमर भी है और वो फाइंडिंग्स भी मिल रही है हमें क्लिनिकली, तो पैनकोस्ट सिंड्रोम। पैनकोस्ट ट्यूमर जो है वो ऑफन अकम्पनी होता है जब डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाती है हमारी फर्स्ट और सेकेंड रिब्स की, और समटाइम थोरेसिक वर्टिब्रा की भी, जैसा कि बाकी कैंसर्स में होता है। तो ट्यूमर नोड मेटास्टेसिस TNM कैटेगराइज करता है, कि जो कैटेगरीज हैं वो यूज़ की जाती हैं टू इंडिकेट द साइज स्प्रेड एंड साइज और स्प्रेड उस प्राइमरी न्यूप्लाज्म का हम TNM से कैटेगराइज करते हैं, जैसा कि हम बाकी कैंसर्स में कर रहे थे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे कार्सिनोमास के। कार्सिनोमास ऑफ द लंग इंसीडियस होते हैं, ठीक है। ये इंसीडियस लेजन है जो कि बहुत से केसेस में स्प्रेड कर जाती है, तो इसकी वजह से, स्प्रेड की वजह से ये अनरीसेक्टेबल होती है, मतलब हम इसको काट के निकाल भी नहीं सकते। बिफोर कि वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करे तो वो फैल चुकी होती है। तो कुछ इंस्टेंसेस में हमें क्रोनिक कफ और एक्सपेक्टोरेशन जो है वो अटेंशन ले आती है लोकलाइज्ड रीसेक्टेबल डिजीज़ के पास। यानी अगर पेशेंट को क्रोनिक कफ है और उसको बलगम भी आ रहा है, एक्सपेक्टोरेशन भी है, तो हम इसको ये लोकलाइज रीसेक्टेबल डिजीज़ समझ सकते हैं कि इसको कोई हुई है। बाय द टाइम बाकी जो सिम्टम्स हैं जिनमें जैसे हॉर्सनेस, चेस्ट में पेन होना, सुपीरियर वीना कावा सिंड्रोम, इसके अलावा पेरिकार्डियल या प्लूरल इफ्यूजन जो हो जाती है, परसिस्टेंट सेगमेंटल एटिलेक्टेसिस या न्यूमोनाइटिस, ये जो सिम्टम्स है ना ये बनाएंगे उसकी अपीयरेंस को और उसकी प्रोग्नोसिस को पुअर, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ पेशेंट को सिर्फ क्रोनिक खांसी है और एक्सपेक्टोरेशन है तो हम उसको रीसेट कर सकते हैं कि भाई अभी जो है कार्सिनोमा वो लोकलाइज्ड है, लेकिन इन केसेस में प्रोग्नोसिस पुअर होगी। अब टू ऑफन ट्यूमर जो है ना वो प्रेजेंट करता है सिम्टम्स के साथ, जो कि मेटास्टेटिक स्प्रेड की वजह से सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इस तरह का हमें पेशेंट मिलता है जिनमें मेटास्टेटिक स्प्रेड हो चुका होता है और उनकी वजह से सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसे कि ब्रेन में हो जाता है तो मेंटल और न्यूरोलॉजिक चेंजेस आते हैं, लिवर में मेटास्टेसिस, हेपेटोमेगाली, बोन्स में पेन। तो ऑल्दो एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो नियरली ओब्लिटरेट हो जाते हैं मेटास्टेटिक डिजीज़ में, तो एड्रिनल की इंसफिशेंसी जिसको हम एडिसन्स डिजीज़ कहते हैं ये अनकॉमन है। क्यों? क्योंकि जो आइलैंड होते हैं ना कॉर्टिकल सेल्स के, वो इतने सफिशेंट होते हैं टू मेंटेन द एड्रिनल फंक्शन, तो वो यूजुअली परसिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है हमें एडिसन डिजीज़ नहीं मिलती पेशेंट में, ये याद रखना है आपने कि इतने ज़्यादा उनमें आइलैंड्स होते हैं कॉर्टिकल सेल्स के, सफिशेंट होते हैं। ओवरऑल जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है और जो एडिनो कार्सिनोमा है वो ज़्यादा फेवरेबल प्रोग्नोसिस रखते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, उसकी निस्बत, तो इनकी फेवरेबल है। जब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा या फिर एडिनो कार्सिनोमा डिटेक्ट हो जाता है बिफोर कि वो मेटास्टेसाइज करे या लोकली भी स्प्रेड करे, जैसा कि हाई रिस्क पेशेंट में होता है जो सर्विलेंस इमेजिंग करवा रहे होते हैं अपनी, तो बिफोर कि ये मतलब डिटेक्ट हो जाता है, मेटास्टेसिस से पहले जब डिटेक्ट हो जाता है, तो इसका जो क्योर है ना वो पॉसिबल है कि हम लोबेक्टोमी कर दें या न्यूमेनेक्टोमी, यानी लंग का लॉब निकाल दें या फिर इंटायर लंग ही रिमूव कर दें। जो अनरीसेक्टेबल एडिनोकार्सिनोमास होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं टारगेटेबल म्यूटेशंस के साथ, जो म्यूटेशंस टायरोसिन काइनेजेस में आती हैं जैसे कि EGFR जो अभी हम पढ़ के आए हैं, तो इस तरह के जो अनरीसेक्टेबल एडिनोकार्सिनोमास हैं उनमें हमें रिमार्केबल रिस्पॉन्सेस मिलते हैं स्पेसिफिक जब हम इनहिबिटर्स देंगे उनको। तो कुछ इस तरह के पेशेंट्स में उनको लॉन्ग टर्म रेमिशंस हो रही होती हैं ऑन द ऑर्डर ऑफ ईयर्स, लेकिन जो रिलैप्स है वो महीनों में होता है और महीनों और सालों में उनको रिलैप्सेस भी होते रहते हैं, ठीक है।
इनएविटेबली रेजिस्टेंट ट्यूमर्स जो होते हैं वो फाउंड होते हैं टू हैव न्यू म्यूटेशंस। रेजिस्टेंट वालों में नई म्यूटेशंस मिलेंगी जो कि या तो अल्टर करती हैं ड्रग टारगेट को देमसेल्स, दैट इज़ के एग्जांपल जैसे एडिशनल म्यूटेशन EGFR में अगर आ जाती है तो वो ड्रग की बाइंडिंग को ही प्रिवेंट कर देगी। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये ड्रग को ही अल्टर कर सकती है नई वाली म्यूटेशंस, या फिर ये सरकमवेंट कर देंगे ट्यूमर को सरकमवेंट करेंगे ट्यूमर की डिपेंडेंस ऑन द ड्रग टारगेट। ठीक है, अब जो है ना बहुत सी एफर्ट की जा रही है करंटली ताकि अंडरस्टैंड किया जाए मैकेनिज़्म टारगेटेड ड्रग रेजिस्टेंस का, ताकि हम जो है ना स्ट्रैटेजीज़ डेवलप कर सकें जो प्रिवेंट करें इसको होने से, रेजिस्टेंस को डेवलप होने से। इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स प्रोड्यूस करते हैं रिस्पॉन्सेज इन सबसेट ऑफ द ट्यूमर्स, पार्टिकुलरली उन ट्यूमर्स में जो कि स्मोकिंग से रिलेटेड होते हैं, तो उनमें हम इन इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स देंगे। परहैप्स बिकॉज ऑफ अ हाई बर्डन ऑफ ट्यूमर न्यू एंटीजेंस, इस वजह से हमें रिस्पॉन्स मिलता है और ये रिप्रेजेंट करता है एक होपफुल न्यू एवेन्यू फॉर द थेरेपी। बाय कॉन्ट्रास्ट पिक्चर फॉर द स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा अनफॉर्चुनेटली हैज़ चेंज्ड लिटिल। ठीक है, अब इसके हम क्लिनिकल फीचर्स पढ़ रहे हैं, तो अब कह रहा है कि बाय कंट्रास्ट जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा की पिक्चर है वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी चेंज हुई है। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा इनवेरिएबली स्प्रेड करते हैं बाय द टाइम जब वो डिटेक्ट होते हैं। इवन अगर प्राइमरी ट्यूमर भी जो है ना वो हमें जो है ना अपीयर होता है, वो स्मॉल नज़र आता है और लोकलाइज्ड होता है। थस सर्जिकल रीसेक्शन जो है वो एक वायबल ऑप्शन नहीं है, सर्जिकली हम इनको रीसेक्ट नहीं कर सकते। तो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा बहुत सेंसिटिव होते हैं कीमोथेरेपी को, लेकिन इनवेरिएबली इनमें रिकरेंस ज़्यादा है एंड एज ऑफ येट टारगेटेड थेरेपीज़ आर अनअवेलेबल। मीडियन जो सर्वाइवल है इवन विद द ट्रीटमेंट वो सिर्फ 1 साल तक का होता है और सिर्फ 5% लोग ही ज़िंदा रहते हैं 10 सालों तक, क्योंकि ये ट्यूमर्स जो है इनमें बहुत ही ज़्यादा वेरी हाई म्यूटेशन बर्डन है, तो इसलिए ये लाइकली हैं टू बी इम्यूनोजेनिक। अकॉर्डिंगली इम्यून चेक